नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तर प्रदेश के किसी जिले से एक मित्र का कॉल आया था और उनका पूछना था कि चेक डिसऑनर यानी कि अगर चेक का अनादरण हुआ है यानी चेक बैंक से बिना पेमेंट के रिटर्न हो गया है तो इस मैटर पे 138 एनआई एक्ट तो लगता है, ठीक बात है, जिसके लिए कोर्ट में कंप्लेंट करना जरूरी है। लेकिन उनका कहना था कि इस मैटर पे आईपीसी के सेक्शन 420 जो कि अब बीएनएस में सेक्शन 318 में चला गया है, उसमें मामला कब दर्ज होता है। क्योंकि वो किसी पुलिस थाने में गए थे तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तो एनआई एक्ट का मैटर है, सिविल मैटर है, इस पे क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में मैं कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं कि चेक डिसऑनर के मैटर पे मुकदमे की नौबत कब आती है। पहली जानकारी तो मैं ये दूंगा। दूसरा, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जहां चेक डिसऑनर यानी चेक के अनादरण हो जाने के बाद क्रिमिनल मैटर बनता है, सीधा ही एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और चेक जारी करने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी बिना कोर्ट के ऑर्डर के, सीधा पुलिस के द्वारा। तो इस मैटर पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। जुड़ जाइए इस लेक्चर से अंत तक। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर देना, आपको सीधे ही लिंक मिलते रहेंगे ऐसे कानूनी जानकारी से भरे हुए वीडियोस के। आइए शुरू करें। तो चेक जो शब्द है इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 6 एनआई एक्ट में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक कानून है जो परक्राम में लिखित यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्न करता है जिसमें आते हैं चेक, जिसमें आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे विनिमय पत्र कहते हैं, और जिसमें आते हैं प्रोनोट यानी कि प्रॉमिसरी नोट जिसे हिंदी में वचन पत्र कहा जाता है। इसमें से चेक जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन या धन के संव्यवहार के लिए किया जाता है। एक आदमी जो चेक ड्रॉ करता है उसे अकाउंट होल्डर कहते हैं, विधिक भाषा में वो कहलाता है ड्रॉअर, DRAWER। दूसरा जो पक्ष होता है वो एक बैंक होता है जिसे लीगल लैंग्वेज में ड्रॉई कहते हैं, DRAWEE। और तीसरा एक पक्षकार होता है जिसे पेमेंट लेना है, उसे पेई यानी कि पाने वाला कहते हैं। अब चेक ड्रॉ हो गया। चेक ड्रॉ होने के बाद नियम ये है कि 3 महीने के भीतर, मतलब जैसे 1 तारीख चेक पे पड़ी है जनवरी की, तो इस 1 तारीख से 3 महीने के भीतर ही चेक को बैंक में प्रेजेंट करना होता है। अगर चेक को 3 महीने के भीतर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया तो जिस आदमी को चेक मिला है वो अपना धन वसूल करने का अधिकार खो देता है। ध्यान रखना है, चेक को 3 महीने के भीतर ही प्रेजेंट करना होगा। अब जैसे ही चेक प्रेजेंट किया गया तो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर का मतलब होता है कि चेक वापस लौटा दिया गया बिना भुगतान के। भुगतान नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण हो सकता है साइन मिसमैच होना, एक कारण हो सकता है चेक में कोई काट छांट की गई हो, एक कारण हो सकता है अकाउंट बंद हो, एक बड़ा कारण हो सकता है कि अकाउंट में बैलेंस ना हो जिसे कहते हैं इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण चेक डिसऑनर हो जाता है। जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ तो अकाउंट होल्डर को तो मैसेज जाता ही है अभी जो नया बैंकिंग सिस्टम है उसके अनुसार, और साथ ही ये चेक पाने वाला यानी जिसे भुगतान लेना था उसे लौटा दिया जाता है एक स्लिप के साथ। स्लिप में लिखा रहता है कि चेक डिसऑनर हो गया, कौन सी तारीख को डिसऑनर हो गया और उसके कारण क्या थे। अब यहां से शुरू होती है कार्यवाही। अब जिसके पास चेक वापस आया है, जो पाने वाला है, जिसे भुगतान लेना है, उसके कुछ दायित्व हैं। पहला तो उसे करना यह है कि 30 दिन के भीतर, जी हां, चेक मिलने के, रिटर्न होने के 30 दिन के भीतर, मतलब चेक आपने जमा किया, जमा होने के बाद वो आपके पास वापस आ गया इस टिप के साथ कि इस कारण से नादृत हुआ है। जिस दिन वापस आया उससे 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को जिसको कि पैसे देने थे आपको, जिसे हम ड्रॉअर कह रहे हैं, जो अकाउंट होल्डर है, जिसका आपसे लेन देन का कोई संव्यवहार है, उसे एक लीगल नोटिस भेजना होगा। नोटिस क्या भेजना होता है कि आपने ये चेक दिया था, इस कारण दिया था, बदले में मैंने आपके लिए ये किया है, आपको ये सामान बेचा है, आपने जो चेक दिया था वो इस तारीख को नादृत हो गया है। आपके पास 15 दिनों का समय है। ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति को नोटिस दे रहे हैं उसे अधिकतम आप 15 दिन का समय दे सकते हैं भुगतान करने के लिए। मतलब जिसको नोटिस दिया गया है उस व्यक्ति के पास भले ही उसमें ना लिखा हो 15 दिन का समय होता है। 15 दिन में अगर पेमेंट कर दे तो कोई मुकदमेबाजी नहीं होती, कोई मामला आगे नहीं बढ़ता। परेशानी तब होती है जब 15 दिन के भीतर भी ड्रॉअर ने यानी कि अकाउंट होल्डर ने, यानी कि जिसे पैसे आपको देने थे, उस व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया। अगर ये भुगतान 15 दिन में नहीं किया है तो हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वाद कारण उत्पन्न होता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि आपको पेमेंट लेना था, उसने पेमेंट नहीं दिया है। अब इस मैटर पे सीधे ही कंप्लेंट जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में। ध्यान रखना है, परिवाद दाखिल की जाती है। अगर लिखित में परिवाद यानी लिखित में शिकायत करनी होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, तब जाके मामला शुरू होता है। प्रश्न ये है कि इस मैटर पे एफआईआर कब हो सकता है।
ध्यान रखना है हमारे सेक्शन 420 आईपीसी में, जो कि अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 है, यहां स्पष्ट कर दिया गया है चीटिंग यानी छल के शब्द को, छल के अपराध को। चीटिंग क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, वहां आपने एक मोबाइल खरीदा। वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला आपका परिचित है या किसी भी तरह से आपको जानता होगा, तभी वो आपसे चेक लेगा, अदरवाइज वो कहेगा ऑनलाइन पेमेंट कर दो। आप उसे कहते हो कि मुझे ये मोबाइल चाहिए और ये मोबाइल मैं प्री बुकिंग करवा रहा हूं, जिस दिन मोबाइल डिलीवर होगा उस दिन आप ये चेक भी क्लियर करवा लेना। ऐसी कोई बात हुई होगी। चेक आपने दिया और बदले में आपको मोबाइल मिला। मोबाइल मिल जाने के बाद वो चेक अकाउंट में लगाएगा। पता चला कि अकाउंट पहले से बंद था। ध्यान रखिए, अकाउंट का बंद होना और बंद अकाउंट का चेक देना ये क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है, क्योंकि इससे स्पष्ट क्या होता है कि चेक देने वाले की पहले से मंशा नहीं थी भुगतान करने की। ये छल का आवश्यक तत्व है कि किसी व्यक्ति को विश्वास करवाओ कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है, आप जो भुगतान करना चाह रहे हो भुगतान होगा, लेकिन विश्वास करवाते समय ही आपके मन में ये था कि मैं इसे पेमेंट नहीं दूंगा। दो तरह के इसके एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं चीटिंग के, जिसमें से एक है बेईमानी का तत्व, आपने जो कुछ किया है डिसऑनेस्टली किया है। दूसरा फ्रॉड। फ्रॉड यानी कपट में दो चीजें होती हैं, एक सामने वाले को धोखा दिया जाता है, दूसरा उसे इंजरी होती है। धोखा क्या दिया गया है कि आपने चेक दिया और ये कहा कि चेक क्लियर हो जाएगा, और इंजरी यानी क्षति क्या हुई, उसका पैसा उसको मिला नहीं। तो बंद अकाउंट का चेक देना ये क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है। जानबूझ के दूसरे साइन कर देना ये क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है। पेमेंट नहीं करने की मंशा से अकाउंट क्लोज नहीं करवाया, लेकिन स्टॉप मैंडेट यानी कि एक शब्द हमारे पास है, आपने बैंकों को ये लिखकर दे दिया कि इस चेक से भुगतान न करें, इसे कहते हैं काउंटर मैंडेट करना, स्टॉप मैंडेट करना। हिंदी में लीगल लैंग्वेज आता है चेक को प्रत्यादिष्ट कर देना, मतलब एक ऐसा आदेश दे दिया कि चेक क्लियर ना हो। अगर इनमें से कोई बात है तो ध्यान रखना है ये क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है। ये बात अधिवक्ताओं को तो जानना ही चाहिए, आम जन को जानना चाहिए और पुलिस वालों को भी जानना चाहिए कि अगर जिस अकाउंट का चेक डिसऑनर हुआ है वो अकाउंट बंद था और इस कारण डिसऑनर हुआ है तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी है। जानबूझ के गलत हस्ताक्षर किया गया था ताकि चेक डिसऑनर हो तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चेक को स्टॉप करवा दिया गया है पेमेंट नहीं करने के मंशा से तो ये भी क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इंसाइट आपको मिला होगा। मैंने बिना जजमेंट्स या सेक्शंस को कोट किए आम सरल भाषा में आपको ये बात बताने की कोशिश की ताकि आम आदमी तक कानून की जानकारी सरल भाषा में पहुंचे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसी ही कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे द्वारा लिखी किताब पढ़ सकते हैं, अपने वकील खुद बने। किताब की प्रति प्राप्त करने के लिए आप Amazon या Flipkart पर तो जा ही सकते हैं, आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।